चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। शिक्षा संस्थानों में करियर काउंसलिंग और रोजगार मार्गदर्शन कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जा रही है। विशेषज्ञ छात्रों को विभिन्न करियर विकल्पों और कौशल आवश्यकताओं की जानकारी दे रहे हैं। इससे युवाओं को सही दिशा चुनने और रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए नई बस सेवाएं शुरू करने और रूट विस्तार की योजना पर काम हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी और यातायात व्यवस्था अधिक व्यवस्थित बनेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सवाल किया कि किसी सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आधार क्या है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ठोस कारण और साक्ष्य स्पष्ट करने को कहा है ताकि मामले की वैधता पर उचित निर्णय लिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर अदालत में अपना पक्ष रखा है। सरकार का कहना है कि आयोग से आरक्षण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और संतुलित बनेगी। इससे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और कानूनी स्पष्टता बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने और कैमरों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए रिकॉर्डिंग प्रणाली का सही ढंग से काम करना आवश्यक है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और बहस जारी रही। विधायकों ने क्षेत्रीय विकास, जन कल्याण योजनाओं और सरकारी नीतियों पर अपने विचार रखे। सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई विषयों पर तीखी बहस भी देखने को मिली, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बल मिला। राज्य सरकार महिलाओं को राहत देने के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा हेतु टोकन व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। इस प्रणाली से पात्र महिलाओं को आसानी से लाभ मिल सकेगा। सरकार का उद्देश्य यात्रा खर्च कम कर महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वर्ष 2026 से 27 के बजट में किसानों के हित में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। कृषि सुविधाओं के विस्तार, ग्रामीण विकास और सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन कदमों से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि नया बजट प्रदेश को विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। बुनियादी ढांचे, उद्योग और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इससे रोजगार सृजन और दीर्घकालिक विकास को मजबूती मिलने की संभावना जताई गई। सरकार ने हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सौर, जैव और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान किए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति संभव। देश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए मंडल स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज, स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने की योजना बनाई गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन संस्थानों से युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे। बजट सत्र के दौरान टैक्स व्यवस्था, रोजगार योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर जनप्रतिनिधियों तथा आम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विभिन्न वर्गों ने अपने सुझाव और चिंताएं व्यक्त की। सरकार ने सकारात्मक सुझावों पर विचार करने और योजनाओं को प्रभावी बनाने का आश्वासन दिया। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में स्वास्थ्य, पर्यटन और सांस्कृतिक परियोजनाओं के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। सरकार ने समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और यह करीब 1.70 लाख रुपए तक सस्ती हो गई है। वहीं सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 20, 22 और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट जानना निवेशकों और खरीदारों के लिए जरूरी है, क्योंकि आगे कीमतों में बदलाव संभव है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। अलंकार अग्निहोत्री और पंकज धवरैया धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियम शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेंगे। उन्होंने सरकार से नियम वापस लेने की मांग की है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बजट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, आईटी पार्क विकसित करने और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की योजना है। इससे तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
और राज्य में निवेश आकर्षित होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। महिलाओं की सुरक्षा और सहायता सेवाओं को मजबूत करने के लिए पुलिस हेल्पलाइन, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और तकनीकी संसाधनों का विस्तार किया जा रहा है। लक्ष्य यह है कि जरूरत के समय त्वरित और प्रभावी सहायता उपलब्ध हो सके। आगामी पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न स्तरों पर बैठकों और मंथन का दौर जारी है, ताकि प्रतिनिधित्व और विकास से जुड़े मुद्दों पर संतुलित निर्णय लिए जा सकें। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सशक्त बनाया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा सामग्री, स्मार्ट क्लास और आधुनिक परीक्षा प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है। उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बने। प्रदेश में कृषि गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए किसानों तक बीज वितरण, फसल योजना और मौसम आधारित सलाह पहुंचाई जा रही है। कृषि विभाग तकनीकी मार्गदर्शन और समय पर जानकारी देकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इससे किसानों को जोखिम कम करने और बेहतर पैदावार हासिल करने में मदद मिलेगी। डिजिटल भुगतान और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और सुगमता बढ़े। डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देने से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और समय की बचत होने की उम्मीद जताई गई। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नई मशीनें, दवाएं और प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। शहरी परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट पार्किंग और आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर कार्य जारी है। सड़कों पर यातायात सुचारू रखने के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था विकसित की जा रही है। इससे जाम की समस्या कम होगी और शहरों में आवागमन अधिक व्यवस्थित बन सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट क्वालिफाई न करने वाले छात्रों को एडमिशन देने के मामले में गुजरात के 6 आयुर्वेद कॉलेजों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि नियमों की अनदेखी कर छात्रों का भविष्य खराब नहीं किया जा सकता। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी भी महिला को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसे महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार से जोड़ा। फैसले में कहा गया कि प्रजनन से जुड़ा हर निर्णय महिला की इच्छा पर निर्भर करता है और इसमें किसी तरह का दबाव असंवैधानिक। एक सरकारी स्कूल में बेरहम टीचर की क्रूरता सामने आई है। कक्षा 2 के मासूम छात्र को शिक्षक ने गिनकर 105 डंडे मारे। बच्चे के पैरों और शरीर पर गहरे चोट के निशान हैं। जब घर वालों ने बच्चे की हालत देखी तो कांप उठे। मामले की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 5% कमीशन लेने वाला एक IAS अधिकारी गायब है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद कर दी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर हैं और सरकार जवाबदेही से बच रही है। प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के तहत 5 अफसरों के तबादले किए गए हैं। सरकार ने आदेश जारी कर अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। तबादलों की सूची में अलग अलग जिलों और विभागों के नाम शामिल हैं। माना जा रहा है कि यह बदलाव प्रशासनिक कामकाज को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार के लिए समय सीमा 1 माह बढ़ा दी गई है। अब नागरिक 6 मार्च तक दावा आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लोगों की सुविधा को देखते हुए लिया है। इससे नए मतदाता नाम जुड़वा सकेंगे और गलत प्रविष्टियों को सुधारने का अतिरिक्त मौका मिलेगा। गाजीपुर के एक युवा किसान ने AI टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी किस्मत बदल दी। उसने पारंपरिक खेती छोड़कर स्मार्ट फार्मिंग शुरू की, जिसमें मौसम डेटा, मिट्टी की जांच और ऑटोमेटेड सिंचाई का इस्तेमाल किया गया। इससे लागत कम हुई और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। कम समय में अच्छी आमदनी होने लगी, जिससे आसपास के किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। किसानों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब सिंचाई के लिए सोलर पंप 80% सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करना है। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र किसानों को अनुदान का लाभ मिलेगा, जिससे खेती की लागत घटेगी और आय में बढ़ोतरी हो।